आइस ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव झारखंड में नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही जो चुनावी बुखार है इन नेताओं पर भी चढ़ने लगा है। और जितनी तेजी से ये चुनावी बुखार इनके सर पे चढ़ रहा है, इनका जुबान जो है वो भी अब बेलगाम होने लगा है। बेलगाम होने लगा है, जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। अब कल ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कल आजसू को कह दिया कि ये तो राजनीतिक रूप से परजीवी पार्टी है। पिछले चुनाव में इसको बैसाखी, यहाँ पे बैसाखी का मतलब भाजपा ने ठुकरा दिया तो ये 2 सीट पर आकर के सिमट गया। उनका कहने का मतलब है कि आजसू का इस राज्य में कोई वजूद, राजनीतिक वजूद नहीं है और उनका जो भी वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के बल पर बना हुआ है। अब इस बयान के बाद आजसू के नेता कैसे चुप रहते? तो आजसू की तरफ से कमान जो है संभालने का काम किया देवशरण भगत ने। अब देवशरण भगत जो है कम से कम बुद्धिजीवी हैं और बड़े सौम्य तरीके से अपनी बात को रखते हैं। उनको भी मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, बहुत दिनों से नहीं, बहुत सालों से जानता हूँ। जब झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था तब से मैं उनको जानता हूँ। तो देवशरण भगत ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो सबसे बड़ा परजीवी है जो कि पूरे झारखंड को चूस रहा है। और उन्होंने फिर एक लंबी फहरिस्त बालू और ये वो जो भी वो घोटाला बता सकते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो सब के सब उन्होंने फहरिस्त सामने रख दिया और कहा कि इससे तो पूरा राज्य त्रस्त है और ये लोगों का, झारखंडी लोगों का खून चूसने वाली पार्टी है। तो ये तो हुआ फर्स्ट राउंड, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी बात रखी। अब ये जो राजनीतिक परजीवी वाली बात है दोस्तों, ये थोड़ा चौंकाता है। क्यों चौंकाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आप जब वीडियो देख रहे हैं तो अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए, जो आप लोग करते नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो परजीवी वाला बयान है वो बड़ा चौंकाता है। क्यों चौंकाता है? इस राज्य में जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, पृथक झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, जब से बिहार से अलग होकर के 2000 में ये राज्य वजूद में आया है, तब से आज तक यहाँ पे इतिहास रही है कि किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो या किसी प्रकार का भी दल हो, किसी को भी आज तक झारखंड ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। यहाँ पे जो भी सरकार बनी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो या किसी की भी हो, वो हमेशा बैसाखियों के बल पर ही बना है। बैसाखियों के बल पर ही यहाँ की सरकार चली है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सन 2000 में जब बाबूलाल मरांडी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो उनके साथ में आजसू और जनता दल यू और भी बहुत सारे छोटे मोटे पार्टियां थी और इन सब ने मिलकर के सरकार झारखंड में बनाई थी। हालांकि बाबूलाल मरांडी को बाद में त्यागपत्र देना पड़ा। क्यों देना पड़ा ये भी सबको पता है, क्योंकि जेडीयू के एक नेता थे, वो एक विशेष मंत्रालय की मांग को लेकर के बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने जो बातें उस समय की थी, अगर आप उस समय का अखबार पढ़ेंगे तो आपको काफी स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मामला भ्रष्टाचार का था, भ्रष्ट आचरण का ही था। लेकिन बाबूलाल मरांडी को ये मंजूर नहीं था और उनको जो है अंततः त्यागपत्र देना पड़ा। बाद में फिर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये दोस्तों यहाँ पे ये जो अलायंस गवर्नमेंट की जो परिपाटी है वो झारखंड के निर्माण के साथ ही उसकी नींव पड़ चुकी थी। और आज तक यहाँ पे जितनी भी सरकारें बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब भी सरकार बनी है तो वो कांग्रेस के अलायंस से बनी है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के भी साथ में उनकी सरकार बनी है। यहाँ पर तो हद तब हो गई जब मधु कोड़ा भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उसके वो इकलौते विधायक थे और उनको अब किस मंशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से, कांग्रेस के सहयोग से इस देश के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। वो भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं थी, उसमें आजसू भी नहीं थी, उसमें इन पार्टियों का सहयोग नहीं था। अब उसके बाद में क्या हुआ,
मधु कोड़ा को जेल जाना पड़ा, किन कारणों से जेल जाना पड़ा, अगर आप झारखंड के वासी तो आपको पता ही होगा। एक बड़ी फेमस उस समय का अखबार का एक कतरन मेरे पास में पड़ा हुआ है जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि मधु कोड़ा ने लाइबेरिया, हमको भी नहीं पता है, आप ग्लोब में लेकर बैठिए, उसमें ढूंढिए लाइबेरिया देश कहाँ पे, वहां इन्होंने एक माइंस खरीदा है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठ है। हालांकि अभी फिलहाल वर्तमान में मधु कोड़ा ने कुछ दिन पहले फिर से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उनकी पत्नी गीता कोड़ा तो पहले से ही है। तो ये तो बात रही दोस्तों यहाँ पर जो परजीवी है, तो यहाँ पे कोई भी पार्टी दूसरे को परजीवी, राजनीतिक रूप से परजीवी की संज्ञा देने की स्थिति में नहीं है। और यहाँ पे कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो निस्वार्थ भाव से बिना मंत्री का पद मांगे, बिना जो सो बोर्ड वगैरह के अध्यक्ष पद की लालसा के किसी पार्टी के मुख्यमंत्री को या किसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देता है। कोई नहीं देता है। इसमें अगर कोई गंगा में घुस करके खड़ा होकर कहे कि नहीं मैंने निस्वार्थ भाव से समर्थन किया था, तो उससे बड़ा झूठा और उससे ज्यादा जो है फ्रॉड पॉलिटिशियन जो है कोई नहीं होगा। तो हर पॉलिटिशियन अपना अपना जुगाड़ देखते रहता है। अब इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आजसू को और सुदेश महतो की पार्टी को ये परजीवी कहा क्यों रहा है? क्योंकि दर्द ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास साथ में आजसू का अगर अलायंस हो जाता है तो हेमंत सरकार, हेमंत की पार्टी के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कुछ बचता नहीं है। ये जब ये आजसू और ये भारतीय जनता पार्टी अलग हुई है तभी यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है। ये जब भी ये दोनों पार्टियां एक साथ में आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हार का मुंह देखना पड़ा है, एक आध अपवाद को छोड़ करके। और एक और भी चीज है यहाँ पर कि इनको इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिर्फ सुदेश महतो से खतरा नहीं है, इनको सुदेश महतो से भी ज्यादा खतरा जो है वो है जयराम महतो से। जयराम महतो के पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उन्होंने अपने पार्टी का नाम रख लिया जन लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इन्होंने अपने पार्टी का नाम रखा है और इनका चुनाव चिन्ह कैंची है। तो इस बार वो भी चुनाव में उतर रहे हैं और उन्होंने कल ही घोषणा की, कल या परसों, कि मैं राज्य के सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अब जब सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, हालांकि ये बात भी है कि जयराम महतो न तो यहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं न तो वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति की और उसके पार्टी की इतनी क्षमता तो है ही, खास करके युवाओं में, कि वो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का, दोस्तों आप हमेशा एक चीज जान लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी, कुर्मी और यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं यही उनके मुख्य वोटर रहे हैं। और जब भी इनमें से कोई एक छिटका है तो इनको जो है चुनाव में नुकसान हुआ है। अब इस बार चक्कर ये है कि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में जितने भी बड़े कुर्मी नेता थे, चाहे सुनील महतो हो, विनोद बिहारी महतो, जो भी थे, बड़े बड़े नाम थे, वो सबके सब अब नहीं रहे हैं। अब कोई भी आज के तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा में, ठीक है उसके मंत्री भी हैं महतो समुदाय से, कुर्मी समुदाय से, उनके विधायक में, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है कि वो पूरे कुर्मी वोट को प्रभावित कर सके। अब यहाँ पे समस्या यह है कि यहाँ पे दो बड़े बड़े कुर्मी नेता बनते जा रहे हैं। भाई सुदेश महतो नो डाउट कुर्मियों का नेता है, कुर्मियों का नेता नो डाउट। अब जयराम महतो के रूप में एक नई कुर्मी शक्ति के रूप में वो उभर रहे हैं राज्य में, तो स्वाभाविक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तो खतरे की घंटी बज रही है। तो अभी वो जयराम महतो को अपने निशाने पे नहीं ले रहे हैं। वो इसलिए नहीं निशाने पे ले रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अभी से इसको जो है मीडिया कवरेज मिले। और ये भी एक सत्य है दोस्तों कि जयराम महतो को जितनी मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए थी उतनी उसको नहीं मिल पा रही। न समाचार पत्रों में स्पेस मिल पाता, न ही सोशल मीडिया पे। हालांकि सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से वो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी मैंने जिस स्तर पे उसको मिलना चाहिए था वो अभी नहीं, जयराम महतो को उतना कवरेज नहीं मिल पा रहा है। तो स्वाभाविक है कि वो सुदेश महतो पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब सुदेश महतो पर निशाना साध रही है, इसका यह मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जयराम महतो को कमतर आंक रही है और उसे उभरने नहीं देना चाहती है। ये पूरा का पूरा जो प्रयास है एक दूसरे को परजीवी करने का, इसके पीछे की जो असली राजनीति है वो ये है कि जयराम महतो उभर ना पाए।
ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरे ढंग से पता है और ये राज्य के सभी लोगों को पता है कि सुदेश महतो और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के साथ अब इतने दिन रह चुके हैं कि एक दूसरे का नेचुरल एलाई हैं, नेचुरल एलाई हैं। उनको वो पिछले चुनाव में वो लोग क्यों नहीं एक साथ आ पाए वो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर पिछले चुनाव में भी लोगों का कहना है, जो राजनीति के जानकार हैं उनका कहना है कि अगर पिछले चुनाव में भी दोनों साथ आए होते तो हो सकता है कि हेमंत दादा अभी सरकार में नहीं होते। लेकिन ये दोनों ही दलों के जो नियंता लोग हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनकी मूर्खता के कारण जो है ये लोग चुनाव हार गए और हेमंत दादा को और उनके पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार बनाने का मौका मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी चूकना नहीं चाहती है, इस बार इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। अब अगले अंक में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से पूरे के पूरे जो पूरा भारतीय जनता पार्टी है, जो पूरा का पूरा झारखंड है, उसको किस प्रकार से किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। खबर आई है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपना एक इंटरनल सर्वे करवाया है, उसके क्या रिजल्ट आए हैं और यहाँ पे वोट में जो वोटरों की संख्या वो कितनी बढ़ी है, इन सब पे मैं कल बात करूंगा। कल का जो एपिसोड होगा उसको आप जरूर देखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए, आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।